गरीब सपना ने कबाड़ा चुनकर अपनी 5 बेटियों का पालन पोषण किया था। अब सपना की 5 बेटियां कोमल, अंजलि, परी, दिशा और काव्या बड़ी हो चुकी थीं। उन सबकी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन सपना कबाड़ा बीनकर घर आती है। तभी वो देखती है कि मोहल्ले की कुछ औरतें उसकी बेटियों को लेकर बातें कर रही हैं। पता नहीं सपना बहन कैसी है। खुद तो कबाड़ा चुनने के लिए चली जाती है और अपनी बेटियों को घर में अकेला छोड़ जाती है। सपना बहन को जरा भी फिक्र नहीं है अपनी 5 बेटियों की। ठीक कह रही हो निर्मला बहन, मेरी तो बस एक ही बेटी थी, पर जब तक मैंने उसकी शादी नहीं की तब तक मुझे उसकी फिक्र सताती रही। आप ही देखो, मैं उसकी शादी करके कितनी रिलैक्स फील कर रही हूँ। और एक सपना बहन है जो 5 जवान बेटियों को अपने घर में रखी हुई हैं। यह नहीं कि उनके हाथ पीले कर दूं। वो बेचारी गरीब कबाड़ी वाली आखिर अपनी 5 बेटियों की शादी एक साथ कैसे कर सकती है। दोनों पड़ोसन आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ सपना आ जाती है। सपना को देखकर दोनों चुप हो जाती हैं और अपने घर में चली जाती हैं। पर यह सब कुछ सपना के दिमाग में घर कर जाती है और सपना अपने घर में जाकर बिना अपनी बेटी से बात किए बैठ जाती है। अपनी माँ को इतना उदास देखकर सपना की 5 बेटियां परेशान हो जाती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, क्या हुआ माँ, आज तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? माँ, आप अकेले कबाड़ा नहीं चुन पा रहे हो। कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे लगता है बात कुछ और ही है। आज से पहले मैंने माँ को कभी इतना दुखी नहीं देखा। माँ, हम गरीब हैं इसीलिए हम परेशान हैं या बात कुछ और है? मेरी परेशानी में से एक परेशानी ये भी है बेटा कि मैं गरीब हूँ और तुम 5 की शादी के लिए मैंने इतना पैसा तो जोड़ लिया है कि तुम 5 की शादी में एक साथ करवा सकूं। और एक कबाड़ी वाली की बेटी से शादी कौन करेगा। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आज से पहले तो कभी आपने हमारी शादी की बात नहीं की। क्योंकि पहले तुम 5 छोटी थी, अब 5 बड़ी हो चुकी है। तुम सबकी उम्र हो गई है, शादी करवानी है मुझे। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां शादी के बाद मेरी तरह ही कबाड़ा बेचें। मैं ना तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में करवाना चाहती हूँ, पर मुझे डर है कि कबाड़ी वालियों की बेटी से शादी करना कौन चाहेगा। इस तरह से परेशान सपना वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सपना की बेटियों के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। पर जैसे ही लड़के को पता चलता है कि सपना कबाड़ा चुनती है तो वो ये रिश्ता तोड़ देते हैं। माँ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक कबाड़ी वाले की बेटी से शादी करूंगा? अगर मुझे पता होता तो मैं इस गरीब खाने में कभी नहीं आता। रवि बेटा, ऐसा नहीं बोलते। हम किसी और के घर में हैं और मैं जानती हूँ सपना बहन की बेटियां बहुत अच्छी हैं। इनकी बेटी अच्छी हो या गंदी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो अपने बाकी के 4 बेटों की शादी इनकी बेटियों से करवा सकती हो, पर मैं एक कबाड़ी वाले की बेटी से शादी कभी नहीं करूंगा। अब रवि नाराज होकर वहां से चला जाता है, पर रवि की माँ अपने 4 बेटों का रिश्ता तय कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रवि की सपना की सबसे बड़ी बेटी कोमल से मुलाकात होती है, जो कि कुछ दवाइयां लेकर घर जा रही होती है। ये लड़की कितनी सुंदर है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। अब रवि कोमल से बात करने की कोशिश करता है और उसका पीछा करता है, पर ज्यादा देर तक उसका पीछा नहीं कर पाता और उसी केमिस्ट की दुकान पर जाकर कोमल का इंतजार करने लगता है। 2 दिन बाद फिर कोमल उसी केमिस्ट स्टोर पर आती है और इस बार रवि उससे बात करता है। आखिर तुमसे मिलना हो ही गया? तुम जानती हो मैं 2 दिन से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। क्या मेरा इंतजार? पर क्यों? और तुम हो कौन? मेरा नाम रवि है। 2 दिन पहले मैंने तुम्हें यहाँ से दवाई ले जाते हुए देखा था। मैंने तुम्हारा पीछा भी करना चाहा, पर तुम पता नहीं कहाँ चली गई। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे शायद प्यार हो गया, बस इसलिए दोबारा मिलने को दिल किया। क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, जाओ यहाँ से। प्लीज मना मत करो, मैं पिछले 2 दिन से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज। अब रवि कोमल से काफी रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद कोमल रवि से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और देखते ही देखते रवि और कोमल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कोमल की 4 बहन की शादी रवि के 4 भाई से होने वाली थी। देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है और हल्दी की रस्म होती है। कोमल बेटा, लड़के वालों की तरफ से अब तक हल्दी नहीं आई है। जब तक हल्दी नहीं आ जाती तेरी 4 बहनों को हल्दी नहीं लग सकती। माँ, मुझे लड़के वालों को पता दे दो। मैं अपनी बहनों की हल्दी में कोई अड़चन नहीं आने देना चाहती, इसीलिए मैं खुद वहाँ हल्दी लेने जाऊंगी। कोमल अपनी माँ से पता लेकर हल्दी लेने के लिए लड़के वालों के घर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात रवि से होती है।
अब रवि को पता चल जाता है कि कोमल कोई और नहीं वही लड़की है जिससे उसकी माँ ने उसका रिश्ता जोड़ा था। तो तुम उस कबाड़ी वाले की बेटी हो जिस घर में मेरे चारों भाई की शादी होने वाली है? तो तुम भी वही हो जिसने इस रिश्ते को मना कर दिया। पर देखो, तकदीर ने ये क्या खेल खेला। तुमने पहले मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और मुझसे प्यार करते हो आप। अब बताओ, अब क्या करोगे तुम? रवि की सच्चाई पता चलने के बाद कोमल का दिल टूट जाता है और वो बिना हल्दी लिए रोती हुई घर जाती है। तो वहीं दूसरी ओर रवि को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे किस्मत पर विश्वास होता है, जिसके बाद जब भी 4 हल्दी ना लेकर 5 हल्दी की कटोरी लेकर सपना के घर आता है और सपना से कहता है, आंटी जी, मैंने जो उस दिन बदतमीजी करी थी उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर आज आपकी 4 बेटियों की हल्दी नहीं होगी बल्कि 5 बेटी की हल्दी होगी। अब आपकी 5 बेटी की हल्दी एक साथ होगी। मैं कोमल से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कोमल एक कबाड़ी वाले की बेटी है या राजकुमारी की। क्या तुम सच कह रहे हो? बेटा, तुम नहीं जानते आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। कोमल, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मुझे माफ कर दो, पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और शायद भगवान भी यही चाहता है। सही कहते हैं लोग, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। प्लीज इस रिश्ते के लिए मना मत करना। हाँ दीदी, मान जाओ और जाकर ना आप तैयार हो जाओ। आपकी भी हल्दी ना आज ही होगी और हम 5 बहनों को एक साथ हल्दी लगेगी। कोमल अपनी माँ और बहनों की बात मान जाती है, साथ ही साथ रवि को भी माफ कर देती है और इस तरह से सपना अपनी 5 बेटियों की हल्दी एक साथ करती है और अपनी 5 बेटी की शादी भी। कोसी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक नदी गुजरती थी, परंतु कोई भी उस नदी के आसपास भी नहीं जाता था। ऐसे ही एक दिन राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है आपको, आज कितने दिनों बाद मुझे एक बहुत बड़ी शादी का प्रोजेक्ट मिला है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कब की शादी है और तुझे घर से कब निकलना है और कितनी दूर है शादी? माँ, 3 दिन के लिए ही जाना है और ये शादी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अपनी कोसी नदी है ना, उसके पीछे वाला गांव है, बस उसी में शादी है, वहीं जाना है। क्या? कोसी नदी के पीछे वाले गांव में? वहां जाने के लिए तो तुझे नदी पार करनी पड़ेगी बेटा। अच्छा सुन, तू दिन को ही चले जाना और जब वहां से वापस आएगा तो भी दिन को ही आना, रात को मत आना। माँ, शादी रात को है और रात का चक्कर तो लगेगा ही ना। और वैसे भी कौन सा गांव दूर है, पास में ही तो है। नदी पार करके ही तो जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं कल शाम को निकल रहा हूँ। नहीं, तू कल शाम को नहीं जाएगा, तू कल दिन में यहाँ से निकल जाना। पर माँ। बेटा, कभी तो माँ की बात मान लिया कर। अच्छा ठीक है। अपनी माँ के कहने पर राजू अपना सामान पैक कर लेता है और अगले दिन अपने काम के लिए घर से निकल जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, परंतु आते समय राजू रात को कोसी नदी से होकर घर के लिए आ रहा होता है। राजू जैसे ही कोसी नदी पार करता है, तभी उसके कानों में बैंड बाजे की आवाज आती है। लगता है आज भी किसी की शादी है। देखूं तो जरा कि आखिर रात के 2 बजे किसकी बारात जा रही है। इतना बोलकर राजू नदी के पास जाने लगता है, जहां वो दूर से खड़े होकर कुछ बारातियों को देखता है, परंतु बाराती बड़े अजीब थे। उन्हें देखने के लिए राजू थोड़ा और करीब जाता है तो देखता है कि उस बाराती में सभी लोग मरे हुए हैं। वो किसी इंसान की बारात नहीं थी, बल्कि भूतों की बारात थी। भूतों की बारात देखकर राजू खुद से बोलता है, ये तो भूतों की बारात है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सोचकर राजू वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वो देखता है कि जिस जगह पर बाराती नाच रहे होते हैं वहाँ की जमीन धंसने लगती है और धीरे धीरे करके सभी मृत भूत जमीन के नीचे दलदल में चले जाते हैं। ये सिलसिला देख राजू के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वो थोड़ा आगे बढ़ता है। आगे जाने के बाद वो देखता है कि बाकी के बचे हुए भूत उस नदी में बहते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? इस बारात के सभी लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं, तो फिर ये सब पानी और इस दलदल में कैसे डूबकर मर सकते हैं? लगता है माँ की बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
मुझे यहाँ से भागना चाहिए। इतना बोलकर राजू वहां से भागने लगता है कि तभी उसका पूरा शरीर जम जाता है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। मैं अपनी जगह से भाग क्यों नहीं पा रहा? राजू खुद को वहां से छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक औरत आती है और उससे बोलती है, सर सर मेरे पति को बचा लो, वो इस बारात में आए थे, परंतु अब वो इस नदी में डूब रहे, उन्हें तैरना नहीं आता, प्लीज मेरे पति की जान बचा लो। पर मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। तभी वो औरत जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ कुछ और औरतें आ जाती हैं और वो भी राजू से अपने पति को बचाने की बात बोलने लगती हैं और वो सारी की सारी एक साथ मिलकर रोने लगती हैं। कुछ देर बाद सारी औरतें गायब हो जाती हैं। उसके बाद एक आदमी राजू के पास आता है जो उसकी आंखों को देखता है। राजू उसकी आंखों को देखकर सम्मोहित हो जाता है और उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगता है। अब राजू भी नदी की ओर जाने लगता है कि तभी वहाँ राजू का भाई मोनू आता है और वो उसके ऊपर कुछ राख जैसी चीज फेंक देता है। कुछ देर बाद राजू की आंख खुलती है और वो अपने सामने अपनी माँ और भाई को देखता है। मैं यहाँ घर पर कैसे? मैं तो कल रात और वो भूतों की बारात, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे भाई अब तुम ठीक हो? कल रात को मैं तुम्हें घर लाया था। जब रात को मैं तुम्हारे पास गया तो मैंने देखा कि तुम उस नदी में डूबने जा रहे हो। बस फिर मैंने तुम्हारे ऊपर बालाजी से लाया हुआ ये भभूत डाल दिया और तुम बेहोश हो गए, जिसके बाद मैं तुम्हें घर ले आया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रात को घर आ रहा हूँ? मैं बताती हूँ तुम्हें आज पूरी बात बेटा। कहा जाता है कि एक बार एक बारात कोसी नदी से गुजर रही थी, पर तभी मौसम एकदम से खराब हो गया। उस नदी के आसपास की जमीन धंसने लगी, साथ ही दूल्हा जो पुल पर था वो पुल भी टूट गया और बाराती में शामिल सभी लोग मर गए। पर जब बारातियों में शामिल आदमियों की बीवियों को ये खबर मिली तो वो सब लोगों ने अपने पतियों को बचाने की मदद मांगी, परंतु सबको मालूम था कि अगर वो लोग उधर गए भी तो उनकी मौत तो पक्की है। इसीलिए सभी ने उन औरतों की मदद करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद वो सारी औरतें खुद अपने पतियों को बचाने के लिए वहां चली गई और खुद भी मर गई। बस तभी से वो बारात हमेशा रात को वहां आती है और वहां से गुजरने वाला जो भी व्यक्ति उस बारात को देखता है वो बारात उस आदमी को अपने में शामिल कर लेती है और उस इंसान की भी मौत हो जाती है बेटा। तभी यही घटना रात को मुझे भी दुखी थी, पर माँ मोनू को कैसे पता चला कि मैं वहाँ हूँ? तू कल दोपहर में घर नहीं आया, जिसके बाद मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी और फिर रात को मैंने तेरी कंपनी को फोन किया। हेलो, मैं राजू की माँ बोल रही हूँ। इतनी रात हो गई, राजू आज दिन को घर आने वाला था, अभी तक घर नहीं पहुँचा। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा बेटा वहाँ से निकला है या नहीं? माँ जी, राजू जी शादी की वजह से दिन को नहीं निकल पाए थे, इसलिए वो अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। क्या राजू इतनी रात को निकला है? अच्छा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर राजू की माँ फोन रख देती है और अपने छोटे बेटे मोनू को उठाती है। बेटा जल्दी से बालाजी की भभूत ले और कोसी नदी पर जा, तेरे भाई की जान खतरे में है। पर माँ, वहाँ भूतों की बारात हर रात को आती है। अगर मैं वहाँ गया और मुझे कुछ हो गया तो? तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे गले में बजरंगबली का ये बालाजी का भभूत भी तो है। अब जा जल्दी से, नहीं तो वो भूतिया बारात तेरे भाई को मार देगी। माँ, मैं अभी जाता हूँ। इतना बोलकर मोनू कोसी नदी पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका भाई भूतिया बारातों के साथ शामिल हो चुका है और उनके साथ नदी में डूबने ही जा रहा है। तभी मोनू वहाँ आता है और अपने भाई के मुंह पर भभूत फेंक देता है। जैसे ही राजू बेहोश होता है, मोनू अपने भाई को उठाकर घर ले आता है। माँ, अब मैं कभी भी रात को उस जगह पर नहीं जाऊंगा। मेरे सामने वो सारी घटना घटी है, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैंने क्या क्या देखा। मुझे पता है बेटा, इस समय तुम्हारी क्या हालत है, इसीलिए तो मैं तुम्हें वहाँ जाने से मना करती थी, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। राजू तो उस हादसे से बच गया, परंतु आज भी कोई उस जगह पर जाता है
तो वो भूतिया बारात उस इंसान को जिंदा उसके घर नहीं जाने देती। और आज भी उस घटना को याद करके राजू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पास बैठी तैयार हो रही होती है, तभी उसके पीछे से एक परछाई जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता और वो फिर से शीशे के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। तभी वो देखती है कि शीशे में उसकी जो परछाई है वो हंस रही होती है। धीरे धीरे देखते ही देखते शीशे में वो परछाई एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। शीशे में चुड़ैल को देखकर वो लड़की डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है। शीशे से 2 हाथ बाहर निकलते हैं और उसे शीशे में कैद कर लेते हैं। कुछ महीनों बाद नीलमपुर नाम के एक छोटे से गांव में घर के सामान की नीलामी हो रही होती है। राजीव भी उस नीलामी में जाता है जहां वो उस घर के शानदार शीशे को खरीद कर ले आता है। राजीव जब उस शानदार शीशे को अपने घर लेकर आता है तो उस शीशे को देखकर उसकी बीवी कोमल उससे पूछती है, वाओ, ये आईना कितना सुंदर है। सुंदर तो होगा ही, आखिर ये आईना राजा महाराजा के समय का जो है। तो तुम्हें कहाँ से मिला ये शीशा? नीलामी हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस हवेली से मैं भी कुछ सामान ले ही लूं, इसलिए मैंने इस आईने को खरीद लिया। सच में ये आईना बेहद सुंदर है और वैसे भी आज अपनी शादी की सालगिरह भी तो है, इसलिए इसे मैंने तुम्हें गिफ्ट करने के लिए खरीद लिया। तुम काफी दिनों से बोल रही थी ना कि तुम्हें अपने बेडरूम के लिए एक सुंदर सा आईना चाहिए। तुम मेरी हर छोटी छोटी बातों को कैसे याद रख लेते हो? कैसे कर लेते हो इतना सब कुछ? अरे मैंने तुमसे शादी की है, 7 जन्मों तक रहने का वादा किया है, कस्में खाई हैं, तो फिर मैं तुम्हारी इतनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को कैसे पूरा ना करूं। चलो इसे चलकर अपने बेडरूम में लगा देते हैं और आज तुम इस आईने के सामने बैठकर तैयार हो ना, हम दोनों आज रात को बाहर खाना खाने जा रहे हैं। क्या सच में? हाँ मेरी जान, सच में। राजीव इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब कोमल आईने के पास बैठकर तैयार होने लगती है और अपने बाल बनाने लगती है, मगर तभी उसके हाथों से कंघा गिर जाता है और वो कंघे को उठाने के लिए नीचे झुकती है। जैसे ही वो कंघे को उठाकर शीशे में देखती है तो वो देखती है उसकी परछाई शीशे में नहीं है। ये देखकर कोमल, ये क्या हो रहा है? इस शीशे में मैं खुद को देख क्यों नहीं पा रही? कुछ देर बाद उस शीशे में अपनी परछाई के साथ साथ एक चुड़ैल नजर आती है जो आईने के अंदर ठीक उसके पीछे खड़ी होती है और आईने में कोमल की परछाई रो रही होती है। ये देखकर कोमल वहां से जल्दी से उठकर भागने लगती है। तभी वो चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देख कोमल चुड़ैल से बोलती है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो मुझसे? ये आईना मेरा है और मैं राजकुमारी कलावती हूँ। इस शीशे के सामने मैं तैयार हुआ करती थी, परंतु मेरी सौतन को ये मेरा आईना बहुत पसंद था और इसीलिए उसने मेरे आईने को तोड़कर और कांच से मेरी ही हत्या कर दी। बस तब से मैं इस आईने के अंदर हूँ और जो भी कोई मेरे आईने के पास बैठकर तैयार होता है मैं उसे खत्म कर देती हूँ। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तुझसे पहले मैंने बहुत लोगों को मारा है, अब तेरी बारी है। मुझे मत मारो, आखिर मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुझे मारकर मुझे खुशी और शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और मैं इन सब की प्यासी हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल कोमल के पास जाने लगती है कि तभी वहाँ राजीव तैयार होकर आ जाता है और अपने हाथों में घड़ी का टाइम देखकर कोमल से बोलता है, कोमल ये तुम क्या कर रही हो? हमें लेट हो रहा है और तुम अब तक तैयार नहीं हुई हो, तुम्हें चलना नहीं है क्या? राजीव, ये आईना भूतिया है। मैंने अपनी आंखों से इस शीशे के अंदर एक चुड़ैल को देखा और वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझसे बोला कि वो मुझे मार डालेगी। मैं मरना नहीं चाहती हूँ राजीव। कोमल कम ऑन यार, बाहर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम हो कि अपना बचपना लेकर बैठी हो। चलो भी अब। पर मैं सच बोल रही हूँ। अब राजीव कोमल का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है और कोमल पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि शीशे में अंदर बैठी वो चुड़ैल हंस रही होती है और उससे बोल रही होती है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, तुम आराम से रात को आना, मैं तुम्हें आज रात ही खत्म कर दूंगी। अब राजीव कोमल को अपने साथ ले जाता है और रात को जब वो राजीव के साथ घर आती है तो उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो घर के अंदर जाए। अब एक बार फिर कोमल सारी बात राजीव को बताती है, परंतु इस बार भी राजीव उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे बाहर अकेला छोड़कर कमरे में सोने के लिए चला जाता है।
राजीव के जाने के बाद भी कोमल की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने रूम जा सके। तभी उसे अपनी दादी की याद आ जाती है। दादी, हाँ, अब दादी ही मेरी मदद कर सकती है। वो मुझे बचपन में भूतों की कहानियां सुनाया करती थी कि किस तरह से वो भूतों से लड़ती थी और उन्हें भगाया करती थी। और उसे याद आता है कि किस तरह से तब उसकी दादी उसको भूतों की कहानियां सुनाया करती थी। उसकी दादी को बहुत अच्छे से भूतों को पकड़ना आता था। अब कोमल जल्दी से अपनी दादी को फोन करती है और सारी बात बताती है, जिसके बाद उसकी दादी उससे बोलती है, बेटा, ये चुड़ैल बहुत पुरानी है, इसीलिए उसकी शक्तियां भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जहाँ तक मुझे पता चल सका है तो वो चुड़ैल इस तरह से आईने के मालिक को मारती है और उनकी आत्मा को शीशे में अपने साथ कैद कर देती है। पर दादी, इस चुड़ैल से बचने का कोई तो उपाय होगा। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? क्योंकि इस शीशे की मालकिन इस बार मैं हूं और उस चुड़ैल ने मुझसे कहा था कि वो रात होते ही मुझे मार देगी और घर में शीशे के अंदर बैठी मेरा इंतजार कर रही है। अगर कुछ समय बाद मैं अंदर नहीं गई तो वो या तो राजीव को या फिर खुद बाहर आकर मुझे मार डालेगी। दादी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं, कुछ बताइए ना। अब बस एक ही तरीका है, हम उस चुड़ैल को खत्म कर सकते हैं, पर तुम उस चुड़ैल से अपनी जान बचा सकती हो। वो कैसे दादी? तुम्हें लाल कपड़े से उस शीशे को ढकना होगा और तोड़ना होगा। जब वो शीशा टूट जाएगा तो उसी लाल कपड़े में उस आईने को लपेटकर तुम्हें उस शीशे को किसी नदी या किसी जंगल में गाड़ आना होगा, ताकि वो चुड़ैल दोबारा तुम्हारे घर में ना आ सके और ना ही वो चुड़ैल उस शीशे से बाहर निकलकर तुम्हारी जान ले। मैं सब समझ गई दादी, मुझे क्या करना है। अब मैं उस चुड़ैल को इसी शीशे के अंदर कैद करूंगी, ये किसी की जान नहीं ले पाएगी। कोमल बेटा, वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें संभल कर अपने काम को अंजाम देना होगा। अब कोमल ऐसा ही करती है और वो अपने कमरे में जाने से पहले एक लाल कपड़ा उठाती है और उसे उस शीशे के ऊपर डाल देती है। परंतु ये सब कुछ राजीव देख लेता है और कोमल पर गुस्सा करने लगता है। तभी राजीव को शीशे में वो चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है, मेरे ऊपर से लाल कपड़ा हटा दे कोमल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ तुझे मारूंगी, पर अब मैं तेरे पति को भी मार डालूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर अब राजीव को भी कोमल की बातों पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद कोमल पास में पड़ा वो वास उठाती है और शीशे को तोड़ देती है और जल्दी से जाकर उस शीशे को गहरी नदी में जाकर फेंक आती है। इस तरह से कोमल उस भूतिया शीशे और उस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़वा लेती है। एक बार फिर से वो चैन की जिंदगी जीने लगती है।